नमस्कार दोस्तों। उपन्यासकार जयंत श्रीवास्तव ललन के स्वरचित उपन्यास अधूरी तस्वीर की धारावाहिक प्रसारण आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज ब्लास्ट पर सुन रहे हैं। रचना 100% कल्पना पर आधारित है। इससे मिलती जुलती किसी भी अन्य घटना, रचना, पात्र और स्थान के नाम महज संयोग ही माना जाएगा। चैनल तथा उपन्यासकार से इसका कोई सरोकार नहीं होगी। धन्यवाद। तो आइए सामाजिक मार्मिक उपन्यास अधूरी तस्वीर को सुने। उपन्यास का एपिसोड 2। दोनों पेंटर में से एक ने अनुरोध करते हुए कहा, साहब आपने जो विज्ञापन निकलवाए थे उसी को देख कर आया हूँ। दरअसल हम यहाँ से काफी दूर बलसाड़ जिला के एक छोटे से गांव सिमरपुर से आए हैं। ट्रेन और बस की लंबी सफर के कारण हम समय से नहीं पहुँच सके हैं। फिर भी आपसे निवेदन है कि हमें एक मौका दें। प्रभाकर को उस चित्रकार की प्रतिभा पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे जब देश विदेश के चुनिंदा और ख्याति प्राप्त कलाकार हथियार डाल चुके हैं, तो फिर इस साधारण और एक कस्बे के मामूली पेंटर से कोई परिणाम मिलने की कोई भी उम्मीद ही बेमानी थी। परंतु स्वभाव के अनुसार प्रभाकर किसी को छोटा बताकर दुखी भी नहीं करना चाहता था। दो पेंटर, जिसमें से एक अपने उम्र के 20 वर्ष भी पार नहीं किए होंगे, जबकि दूसरा पेंटर जो 45 से 50 साल का होगा, वो प्रभाकर को इस बच्चे की टैलेंट के किस्से बारी बारी से सुनाए जा रहा था, जिसे प्रभाकर किसी भी सूरत में यकीन तो नहीं कर सकता था, परंतु उसे दुखी करने का भी इरादा नहीं रखता था। सब कुछ सुनने के बाद प्रभाकर ने कहा कि देखो, तुम लोग उतने दूर से आए हो, इसलिए मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत को। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ आने और जाने में जो दिक्कत हुई होगी उसकी भरपाई करना मेरे वश में तो नहीं, पर मैं तुम्हें वापस जाने के लिए पर्याप्त पैसे दे दूंगा, जिससे तुम्हें कठिनाई न हो। कहते हुए प्रभाकर सिक्योरिटी से मुखातिब होते हुए कहा, मिस्टर विलाप चतुर्वेदी को कहकर इन्हें 10,000 रुपए दिला दो, और हाँ, काका से कहकर इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करवा दो। एस सर, कहकर एक सैल्यूट के साथ सिक्योरिटी विलाप के कक्ष की ओर जाने लगा। प्रभाकर का ये सदाचार युवा पेंटर को बिल्कुल भी नहीं भाया। सिक्योरिटी के जाते ही प्रभाकर की ओर देखते हुए कहा, साहब इतनी मेहरबानी न करें, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि बिना परिश्रम से मिला हुआ धन पाप कहलाता है। इसलिए कृपया हमें इजाजत दें, हमें मुफ्त में पैसे नहीं चाहिए, क्षमा करें। लड़के की बात सुनकर प्रभाकर के चेहरे पर कई रंग आए और गए। उस लड़के को पहली बार बहुत गौर से देखा प्रभाकर। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने बिना देर किए बोला, विशाल। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। धन्य है वो, धन्यवाद के पात्र है। लड़के, तुम अपनी माँ के आज्ञाकारी हो, इसलिए तुम जरूर तरक्की करोगे। अब रही बात मेरे कल्पना को साकार रूप देने की, तो अभी तुम इतने परिपक्व नहीं लगते। तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने की अपेक्षा मेरी बात को समझो और पैसे ले लो। नहीं नहीं, क्षमा करे साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन का पालन हर हाल में करूंगा। हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दे साहब। विशाल का ये वाक्य प्रभाकर के दिल पर भारी पड़ गया था। कुछ सोचकर प्रभाकर ने कहा, अच्छा चलो, एक मौका तुम्हें दे ही देता हूँ। अब क्योंकि तुम वसूल के पक्के हो, इसलिए पहले बता दूं कि चित्र बनाने के मेहनताने के रूप में 1 लाख लेने होंगे, और अगर तुम सफल हो गए तो 10 लाख रुपए तुम्हारे कार्य कौशल के अर्थात इनाम अलग से। बोलो, मंजूर करते हो? लड़के ने बिना देर किए बोला, साहब हम इस चित्रकारी के सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही लेंगे, और अगर आपके आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे तो 1 पाई भी नहीं लूंगा। विशाल की इस प्रकार की बेबाकी से बात करने के तरीके ने प्रभाकर को जैसे सम्मोहित कर दिया था। प्रभाकर मन ही मन सोच रहा था, आज के युग में ऐसा वसूल लेकर ये जमाने की रफ्तार में कहां तक टिक पाएगा। प्रभाकर को पूरा विश्वास था कि इस लड़के से मेरी अभिलाषा पूरी तो नहीं हो सकती है, पर उसे पैसे देने का एक यही तो रास्ता था। लड़के, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मजदूरी से तुम वंचित रहो, इसलिए अगर तुम सफल नहीं हुए तो भी मेहनताना तो तुम्हें लेने ही होंगे, वरना मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। कहकर हंस दिया प्रभाकर ने। हालांकि न और हाँ का सिलसिला कुछ देर चलता रहा। अंत में डील पक्की इस शर्त पर हुई कि मेहनताने के 50,000 हर हाल में लेने होंगे। इसके बाद अब अगले ही दिन से विशाल पेंटिंग्स का काम शुरू करता है। लॉन के
अतिथि गृह में बैठे सेठ प्रभाकर से विशाल की एक लंबी बातचीत चल रही होती है। जाहिर है कि विशाल उनके कल्पना में छाए हुए छवि का अध्ययन कर रहा था। लंबी अवधि तक कई सवाल पूछता रहा। फिर विशाल पूरी तन्मयता से पेंटिंग करने में व्यस्त होता गया। उधर सेठ प्रभाकर निगम कुछ देर तक तो विशाल के द्वारा किए जा रहे पेंटिंग्स पर ध्यान आकृष्ट रखे थे, परंतु फिर एक ठंडी आहें भरते हुए कुछ सोच की मुद्रा में आ गए और फिर देखते ही देखे अपने अतीत में गोता लगाने लगे। उपन्यास का शेष भाग अब अगले एपिसोड में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उपन्यास का हर एपिसोड आसानी से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।